जीवन शतरंज के खेल की तरह है और ये खेल आप सीधा भगवान के साथ ही खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है और उसकी चाल परिणाम। आपकी परीक्षा ली जाती है, आपको चुनौती दी जाती है, आपको कोने में धकेल दिया जाता है और फिर जब वह देखता है कि आप अपना खेल बाखूबी खेल रहे हैं तो वह आपको बाजी जीतने देता है और खुद हार जाता है। आज का वीडियो एक ऐसे ही शानदार लेकिन बेहद भयानक खेल का है जिसे भगवान ने जापान के साथ खेला था। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। साथियों, युद्ध जापान के दरवाजे के करीब आ रहा था। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसा गुप्त हथियार बना रहा था जिसके बारे में ना तो उसके मित्र राष्ट्र जानते थे और ना ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार के टॉप लेवल के अधिकारी। हिरोशिमा के नागरिक भी इस बात से अनजान थे कि उनका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा और साथ ही भविष्य के पारिवारिक रक्त संबंध इतिहास से मिट जाएंगे। हिरोशिमा के नागरिक अपने भाग्य से अनजान थे और अपने दिन गुजार रहे थे। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा के लिए एक आम सुबह थी। शहर में काम पर जाने वाले लोगों, खेलने वाले बच्चों और बिजनेस खुलने की चहल पहल। सुबह 7 बजे के आसपास हवाई हमले के सायरन के साथ चेतावनी के संकेत मिलने लगे, जो जापान के लोगों के लिए आम बात थी और ज्यादातर लोगों ने इसे अनदेखा कर दिया। हालांकि सुबह 8:14 के पास हिरोशिमा हमेशा के लिए बदल गया। जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आ रहे अमेरिकी विमानों को देख लिया, जिसके कारण वार्निंग का सायरन बज गया। अमेरिकी वायुसेना के कर्नल पॉल टिबेट्स ने अपने B-29 विमान से 8:15 पर लिटिल बॉय नाम के परमाणु बम को हिरोशिमा के ऊपर गिराया। And then wham, we got hit by that shockwave. उस बम को आसमान से नीचे धरती में आने में सिर्फ 43 सेकंड लगे। हालांकि बम अपने टारगेट से 250 मीटर की दूरी पर जाकर गिरा। ऐसा अनुमान है कि जब पहला विस्फोट हुआ तब बम के कारण इतनी ज्यादा गर्मी हुई कि 60,000 से 80,000 लोग तुरंत मारे गए। देखते ही देखते पूरा शहर पल भर में मिट्टी में बदल गया, जिसके निशान आज भी वहां पर मौजूद हैं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम के शिकार हुए और वो जहां कभी थे वहां सिर्फ छाया रह गई। आग लग गई और तेजी के साथ फैल गई, जबकि लोग अपने प्रियजनों को खोजने की कोशिश कर रहे थे और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि एक्चुअली में हुआ क्या। जो लोग शुरुआती बम्बार्डमेंट से बच गए वे भयानक रेडिएशन का शिकार हुए और बाद में एक दर्दनाक धीमी मौत मर गए। हिरोशिमा की सड़कों पर बड़ों और बच्चों सभी के शव बिखरे पड़े थे। आप पुरुषों और महिलाओं में अंतर तक नहीं कर सकते। अगर स्तन थे तो वह महिला थी। चेहरे बर्फ की तरह लटके हुए थे। हिरोशिमा एक व्यस्त शहर से एक परमाणु बंजर भूमि में बदल गया, जो शहर जैसा तो बिल्कुल भी नहीं था। जलते हुए शवों और विनाश की गंध ने बचे हुए लोगों को अस्त व्यस्त कर दिया। दुनिया ने एक ही बम से ऐसा विनाश पहले कभी नहीं देखा था। बम गिरने के महीनों बाद भी कई लोग बीमार हो रहे थे और शुरू में यह सोचा गया कि अमेरिका ने परमाणु बम के साथ जहरीली गैस भी गिराई है। मलबे और आग से सभी सड़कें बंद हो गई। बड़ी संख्या में लोगों को मेडिकल हेल्प नहीं मिल रही थी। जापानी सरकार हेल्प देने में धीमी थी, जिसके कारण रिकवरी प्रोसेस में देरी हुई, क्योंकि ये सब इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर जो परमाणु बम गिराया, इस बम को लिटिल बॉय नाम दिया गया। इस बम्बार्डमेंट में हिरोशिमा शहर का 60% हिस्सा नष्ट हो गया और हिरोशिमा शहर की लगभग 70% इमारतें नष्ट हो गई और बमबारी के बाद बचे लोगों में रेडिएशन के कारण कैंसर तेजी के साथ फैलने लगा। अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर जिस लिटिल बॉय को गिराया उसका वजन करीब 4 टन यानी 4000 किलो का था। इस लिटिल बॉय में करीब 65 किलो यूरेनियम भरा हुआ था। अमेरिका इस बम को जापान के एओई ब्रिज पर गिराना चाहता था, लेकिन टारगेट से दूरी पर गिरने के कारण लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और कई हजार लोग घायल हो गए। तो अगर ये ग्राउंड है तो यहाँ से ना 600 मीटर ऊपर बम फटा था और जो बिल्डिंग था हाइपो सेंटर वो ये वाली बिल्डिंग है। जिस समय परमाणु बम गिरा उस दौरान हिरोशिमा का तापमान 4 लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, लेकिन अमेरिका
यहाँ नहीं रुका। हिरोशिमा हमले के 3 दिन के बाद अमेरिका ने 9 अगस्त 1945 को जापान के एक और शहर नागासाकी पर फैट मैन नाम से दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। नागासाकी के ऊपर हुए इस हमले में करीब 74,000 लोग एक साथ मारे गए। जो बॉम्ब नागासाकी पर गिराया गया उसका वजन 4500 किलो था और उसमें 6.5 किलो प्लूटोनियम भरा हुआ था। अमेरिका ने हिरोशिमा पर जिस बम को गिराया उसका नाम लिटिल बॉय रखा गया, जबकि नागासाकी पर जो बम गिराया फैट मैन उसका नाम था। इस बमबारी के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया और जापान ने 14 अगस्त 1945 को मित्र राष्ट्रों के सामने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, अमेरिका ने जापान के दोनों शहरों को मरघट बना दिया। पूरी दुनिया की रूह कांप गई। दुनिया में यह पहली बार था जब किसी देश के ऊपर न्यूक्लियर हमला हुआ हो और इस हमले ने सिर्फ लोगों की जान ही नहीं ली बल्कि जापान में रहने वाले लोगों की आत्मा को हिला दिया। अगले 5 साल यानी 1940 से 1950 तक पूरा जापान सदमे में था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहां से वापसी कैसे होगी। जापान की लीडरशिप को यह समझ आने लग गया था कि जापान के लोगों को अब अपने ही देश पर से विश्वास उठ रहा है। वहां लोगों को ये लगने लगा था कि हम गलत मुल्क में पैदा हो गए और अब कोई भविष्य यहाँ है ही नहीं। कई लोगों का पलायन अब जापान से शुरू होने लगा था। तो जापान की टॉप लीडरशिप ने महसूस किया कि देश को एक बहुत बड़ी क्रांति की जरूरत है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो जापान का नाम इतिहास में गर्त हो जाएगा। तो वहां की लीडरशिप ने सोचा कि देश के लोगों को देश का सम्मान करना ही होगा और ये तभी मुमकिन है जब दुनिया वापस से जापान का सम्मान करे और जब दुनिया हमें सम्मान की नज़र से देखेगी तो जापान का आम नागरिक फिर से अपने देश को सम्मान की नज़र से देख पाएगा। इसके लिए एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई और वहां दुनिया का सबसे बड़ा और नामुमकिन सा दिखने वाला गोल सेट किया गया। जापान की लीडरशिप ने कहा कि कुछ असंभव करना ही होगा, तभी फिर से दुनिया में सर उठा के खड़े हो सकेंगे। उन्होंने डिक्लेयर किया कि अगले 10 साल में जापान टेक्सटाइल इंडस्ट्री में दुनिया में सबसे आगे निकल जाएगा, जो कि बिल्कुल आसान नहीं था क्योंकि बम्बार्डमेंट के बाद वहां की सॉइल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और सॉइल का अच्छा होना टेक्सटाइल के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और जापान की लीडरशिप ने बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा महत्व ये नहीं कि हमारे पास कितना है, महत्व वास्तव में इसका है कि जो हमारे पास है हम उसका क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा अगर सही ढंग से चला जाए तो प्यादा भी वजीर बन सकता है और ये सिर्फ भावनाओं में आकर लिया गया टारगेट नहीं था, ये जापान के लिए करो या मरो का सवाल था। उन्होंने कहा हमें ये करके ही दिखाना होगा और ठीक ऐसा ही हुआ। ठीक 10 सालों के बाद यानी 1960 में जापान दुनिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन गई, लेकिन जापान यहां रुकने वाला नहीं था। 1960 में अगला टारगेट लिया कि अगले 10 सालों में हम दुनिया में सबसे बड़े स्टील निर्माता बन जाएंगे, जो कि एक तरह से बिल्कुल नामुमकिन था क्योंकि स्टील मैन्युफैक्चरिंग के लिए लोहा और कोयला, इन 2 चीजों की जरूरत पड़ने वाली थी और ये दोनों ही जापान में नहीं थे। उन्होंने खुद से सवाल किया कि कैसे होगा, तो कहा जापान में नहीं है तो क्या हुआ, दुनिया में जहां है वहां से लेकर आएंगे। तो आयरन और कोल को इंपोर्ट किया गया और साथ ही 1970 आते आते जापान दुनिया का सबसे बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गया। लेकिन जापानी यहां नहीं रुके। 1970 में उन्होंने एक नया टारगेट लिया कि अगले 10 सालों में अब हम दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बनने वाले हैं। 10 तो नहीं लेकिन 11 सालों में यानी 1981 आते आते जापान दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर बन गया। दोस्तों, इतिहास में ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता कि 30 सालों में कोई मुल्क तबाही से निकलकर दुनिया के नक्शे में सबसे ऊपर निकल जाए और यह सिर्फ मेहनत और विश्वास के कारण ही संभव हो सका। असंभव को संभव कर दिखाया जापान ने और आखिरकार ईश्वर भी जापान की मेहनत और हौसलों के आगे हार गया। याद रखना, उतार चढ़ाव के बिना जीवन कुछ नहीं है। एक कैटरपिलर तितली बनने के लिए कोकून में कैद हो जाने के लिए राजी हो जाती है। जीवन भी हमें कभी कभी कोकून में कैद हो जाने के लिए धकेल देता है ताकि हम शानदार रंगों की विजय पताका फहराते हुए बाहर निकल आएं। बांसुरी बनाने के लिए बांस को काटना पड़ता है, पत्थर के टुकड़े को मूर्ति का रूप देने के लिए तराशना पड़ता है, चोट सहनी पड़ती है, सोने को कुंदन बनने के लिए आग में तपना होता है। कुछ बनने के लिए परीक्षा और परिणामों से गुजरना ही होगा और विश्वास रखना होगा कि आखिर में सब अच्छा होगा। जापान की यह कहानी अगर आपको प्रेरणा देती है तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर जरूर करिए ताकि लोग समझ सकें कि कोई भी मुसीबत उनकी विल पावर से बड़ी नहीं होती। अगले किसी और वीडियो के साथ जल्द आपसे मिलता हूं, तब तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। जय हिंद।